अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा। अच्छा, तो सेकंड सेशन में अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो डेट बिजनेसेस के बारे में होगा, और उसमें हम बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे स्पेशली, और बॉन्ड्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें, कि बॉन्ड्स क्या है उसमें, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे। और इसके अलावा जो है बॉन्ड रेटिंग को देखेंगे, उसकी वैल्यू को डिटरमिन करना, ये तो अभी हमने किया भी है। तो बॉन्ड का भी वही तरीक़ेकार है बॉन्ड वैल्यूएशन का। और इसमें एक चीज़ जो इजाफी है बस वो हमने करनी है, वो है ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, कि बॉन्ड की ड्यूरेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं एक दो, तो बहुत ज़्यादा लंबा तवील सेशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, आपको फॉलो अप करना होगा। मैं आपको, अगर आपने इस सेशन को अच्छी तरह समझना है और इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ही तैयार कर लेना है, जिस तरह प्रीवियसली आई होप सो कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनके ये जो मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए थोड़ी बहुत आज के लेक्चर से तैयारी हो जाएगी, तो अगर वो थोड़ा सा भी मेरी गाइडलाइन को फॉलो करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो ये वाला चैप्टर भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोटेशन ऑफ द डे जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक की कोटेशन है, वो मैं शेयर करूँगा और बहुत अच्छी है। इसमें मैं आपको रिदा पिन कर रहा हूँ, तो आप ज़रा सबको एडमिट करें। ठीक है। अच्छा, इसमें कोटेशन में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि बुढ़ापे से पहले जवानी और मौत से पहले बुढ़ापे की गनीमत जानूँ। यानी इसको इन शॉर्ट करूँ तो हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस हालत में हैं तो उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और मैं ख़ुद भी और आप भी अल्लाह ताला का हर हालत में शुक्र अदा करें। उन लोगों से जो तकलीफ़ों में परेशानियों में पड़े हैं तो अल्लाह ने हमें महफूज रखा हुआ है, स्पेशली जो हमारे फ़लस्तीन के भाई हैं और लेबनान और अब यमन तक पहुँच गई बात, अल्लाह ताला उन पर रहम करे। कम टू द पॉइंट, डेट बिजनेस के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दिखा दूँ कि डेट बिजनेस जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम डेट बिजनेस होता है, कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स हैं, लोन्स हैं, एंड अदर फॉर्म ऑफ क्रेडिट है, जिस तरह लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, जिसमें बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी परचेज करके देता है और वो फिर आगे इंपोर्ट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। और गवर्नमेंट बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशन कैपिटल रेज करने के लिए वो भी डेट फाइनेंसिंग करती है और इक्विटी फाइनेंसिंग। प्राइसिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो ऊपर उन्होंने बॉन्ड लोन का जिक्र किया गया है, एक्यूरेटली इज़ क्रूशल, यानी इनकी सही तरह से प्राइसिंग करना, इसकी वैल्यू डिटरमिन करना। मतलब अगर जो कंपनी बॉन्ड करने जा रही है या लोन लेने जा रही है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ना दे, उसकी वैल्यू के मुताबिक दे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इससे रिलेटेड बहुत सी कम्प्लिकेशन होती हैं वो अक्सर कंपनीज बेयर करती हैं। बॉन्ड्स क्या करती है? बॉन्ड्स इन्वेस्टर को फिक्स इनकम हर साल अदा करती है, पर लोन देती है और उस पर उनको जो सर्टन अमाउंट ऑफ पे किया जाता है उस पर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। ठीक, ये बॉन्ड का काम है। यानी बॉन्ड जो है वो तमाम कंपनीज जो हैं वो डेट टू इक्विटी फाइनेंस पे चलते हैं, जिस तरह भी मैंने आपके साथ शेयर भी किया था फाइनेंशियल लिवरेज में, और मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो फाइनेंशियल लिवरेज करती है, और एक एग्जांपल भी शेयर की थी। तो इसमें ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो बॉन्ड इशू करती है या बैंक्स बॉन्ड इशू करते हैं इन्वेस्टमेंट, और कंपनी उनको एज अ फॉर्म ऑफ डेट उनसे वो बॉन्ड साइन कर लेते हैं। इस बॉन्ड पर इन्वेस्टर को एक फिक्स इनकम दी जाती है, और वो इन्वेस्टर जो है वो उस इनकम के एवज उसके रिप्लाई में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों वापस करते हैं। जस्ट यू कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट इन अ बैंक, जिस तरह आप बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो बॉन्ड में भी इसी तरह होता है। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो है उसको इंटरेस्ट भी अदा करते हैं, इजाफी अमाउंट भी पे करते हैं। तो ये जानना कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत मुश्किल है।
तो एक इसमें कोटेशन भी है, एक फ्रेंच राइटर ने कहा है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गिफ्ट इज द पावर ऑफ एस्टिमेट थिंग्स एट देयर ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने ये बात की थी, राइटर ने, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी एक्चुअल वैल्यू को डिटरमिन करें उस बॉन्ड की जो कि आप बॉन्ड करने जा रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वैल्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बॉन्ड इज एसेंशियल इफ मैनेजर आर टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। जारी बात है, बॉन्ड किस लिए लिया जा रहा है? बॉन्ड इसलिए लिया जा रहा है कि वो फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करें, वो शेयर की प्राइस डिटरमिन करें, उसके लिए लिया जा रहा है। ठीक, तो बॉन्ड और स्टॉक की वैल्यू करना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इस फैक्टर को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा बॉन्ड क्या है? बॉन्ड जो है वो इज अ वन फॉर्म ऑफ कंपनी लॉन्ग टर्म डेट। तो शॉर्ट टर्म डेट आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं और लॉन्ग टर्म डेट आपके बॉन्ड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म डेट से क्या मुराद? जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए। बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब है कि जिसमें आप प्रॉमिस करें कि वी विल पे द सर्टन अमाउंट ऑफ डेट जो कि उन्होंने बारो किया है विद इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी अदा किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बॉन्ड की डेफिनेशन में आते हैं। बॉन्ड की कितने टाइप्स हैं? तो ये आपके सामने 6 टाइप्स के बॉन्ड हैं। ठीक, पहला बॉन्ड कौन सा है? नजर आ रही है स्क्रीन आपको? यस सर। जी, पहला बॉन्ड है डिबेंचर। कौन सा बॉन्ड है? डिबेंचर। फर्स्ट बॉन्ड इज डिबेंचर, द सेकंड इज सबऑर्डिनेट डिबेंचर, द थर्ड वन इज मॉर्गेज बॉन्ड, द फोर्थ वन इज यूरो बॉन्ड, द फिफ्थ वन इज जीरो और वेरी लो कूपन बॉन्ड्स एंड द फाइनल वन इज जंक बॉन्ड। डिबेंचर जो है वो एक अनसिक्योर लॉन्ग टर्म डेट है। ये अनसिक्योर क्यों है? क्योंकि इसमें कॉरपोरेशन जो है वो बॉन्ड होल्डर्स के साथ तो इशू कर लेती है, उसकी अर्निंग एबिलिटी तो होती है, लेकिन ये रिस्कियर है। ठीक है ना, इसमें रिस्की है क्योंकि इसमें ज़्यादा सिक्योर्ड इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और ये एक अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म डेट है। इसमें जो इशूइंग फर्म होती है, जो बॉन्ड इशू करती है, वो प्रोटेक्शन के लिए बॉन्ड होल्डर से कुछ उसके एवर्स कोई टाई अप करती हैं फर्म के एसेट, और वो बॉन्ड होल्डर जो है वो उससे लेस प्रोटेक्टेड होता है। मतलब वो उस बॉन्ड होल्डर उस सिक्योरिटी ऑफ एसेट के ऊपर उसकी इतनी ज़्यादा उसके ऊपर उसकी इजारादारी नहीं होती, वो उसको बेच नहीं सकता, उसके राइट्स कम होते हैं। तो ये जो इसका एडवांटेज है डिबेंचर बॉन्ड का, ये इसमें ये है कि नो प्रॉपर्टी हैज़ टू सिक्योर्ड बाय देम, कि उसमें कोई प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं कर सकते आप, बस उसमें कोई इतनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। ठीक, ये अलाउ करती है कि वो फर्म अपनी जो फ्यूचर बोरोइंग है उसकी पावर उसके पास ही रहती है। तो ये डिबेंचर बॉन्ड जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड हैं। डिबेंचर बॉन्ड की तरह ही के बॉन्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट डिबेंचर बॉन्ड। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट डिबेंचर बॉन्ड जो होते हैं वो बॉन्ड होते हैं कि जो कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंट पोजीशन पर हो, व्हेन द बिजनेस इज अनएबल टू पे देयर शॉर्ट टर्म डेट। तो इस लेवल पर जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है या बॉन्ड साइन करती है किसी के साथ बारविंग करती है, तो ऐसे बॉन्ड सबऑर्डिनेट डिबेंचर बॉन्ड कहलाती हैं। बहुत सारी ऐसी फर्म हैं कि जो सबऑर्डिनेट डिबेंचर बॉन्ड इशू करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो केस इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में होते हैं, यानी ये वो फर्म जो कि नियर टू डिक्लाइनिंग पोजीशन पर हो, वो डिज़ोल्व हो रही हो, तो वो बॉन्ड करके और अपने आप को फाइनेंसिंग करें। तो जो हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा था, अगर आप इफ़ यू रिमेंबर, कि हमने लाइफ साइकिल में 6 स्टेजेस को पढ़ा था, तो उसमें जो लास्ट फाइनल स्टेज में जो कंपनीज होती हैं जो डूबने वाली होती हैं और वो बॉन्ड साइन करती हैं, तो इस तरह की बॉन्ड होते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई एसेट भी नहीं होता और वो कोई इतना सिक्योर डब भी नहीं होता, तो ये सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स कहलाती हैं। जी हम लोगों को ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर इनको एक्सप्लेन भी करना होगा? मतलब आपको शॉर्ट जस्ट वन सेंटेंस में या इतनी डिटेल में नहीं बताना, बस
डिबेंचर्स क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स क्या होते हैं? यानी डिबेंचर्स तो वो बॉन्ड हैं जो कि अनसिक्योर्ड हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई फिक्स प्रॉपर्टी एसेट को नहीं रखवाया जाता और नॉमिनल कागजों पर वो बॉन्ड इशू कर दिए जाते हैं। बॉन्ड, पहले बॉन्ड को अगर समझे ना तो डिबेंचर और भी आसान ही है। बॉन्ड की शक्ल है, डिबेंचर भी बॉन्ड की शक्ल है, एक प्रोमिसरी नोट है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। सबऑर्डिनेट के साथ लग दिया कि ये डिबेंचर की एक टाइप है जिसमें कंपनी जब डिसॉल्व होने वाली होती है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती, इंसॉल्वेंट होने जा रही होती है, तो ये उस वक्त इशू होता है सबऑर्डिनेट। जो इशू करने वाला इशूअर है उसको पता है कि वैसे भी इसकी नैया डूब रही है, ये कंपनी जा रही है, ये डिसॉल्विंग पोजीशन पर है, तो इसको इतना ज़्यादा अमाउंट इसमें नहीं पे की जाती, वो इतना रिस्क बेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें सबऑर्डिनेट में। और थर्ड नंबर पर आपने सुना होगा मॉर्टगेज। मॉर्टगेज बॉन्ड बड़ा एक फेमस बॉन्ड है और ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, आपको पता होगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में मॉर्टगेज बॉन्ड का बड़ा हैंड था। इसमें मॉर्टगेज बॉन्ड का क्या रोल है कि वो आप अपनी रियल प्रॉपर्टी को एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रखवाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो रियल प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है उस बॉन्ड से। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी एसेट की वैल्यू 10 मिलियन है, 1 करोड़ है, तो आपको वो 80 मिलियन का देंगे या 7 मिलियन का देंगे, या 80 मिलियन नहीं, सॉरी 7 मिलियन का देंगे या 8 मिलियन का देंगे। 80 लाख का 70 लाख, यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए वो दे रहे हैं 700,000, यानी 70 लाख दे रहे हैं। तो इस तरह की जो ऐसे बॉन्ड जिसकी बैक पर कोई प्रॉपर्टी हो, कोई सिक्योरिटी हो, तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट डिवेंचर बॉन्ड। अगर बॉन्ड होल्डर ने, जिसने बॉन्ड लिया और आपसे बॉन्ड किया और आपने उससे लोन लिया, और अगर आपने उसको पेमेंट टाइम पे नहीं की तो वो आपकी प्रॉपर्टी बेच देगा, ठीक है ना। तो ये एक मॉर्टगेज बॉन्ड की खुसूसियत है। फिर इसके बाद है यूरो बॉन्ड्स। यूरो बॉन्ड जो है वो कंपनी इशू करती है, ठीक है, अपनी करेंसी में। ये ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज ने यूएस डॉलर के उस पर दिया था या यूरोपियन कंट्रीज ने दिया था, तो ऐसे बॉन्ड्स यूरो बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक, यूरो बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि कोई कंपनी डिफरेंट फ्रॉम अनदर करेंसी में दे। यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की करेंसी पाक रुपीज़ है, तो पाक रुपीज़ के बजाय वो डॉलर्स में दे रही हो बॉन्ड, तो ऐसे बॉन्ड कहलाते हैं यूरो बॉन्ड। या चाइनीज़ में दे रहे हो करेंसी में किसी, इसका मतलब है कि किसी दूसरी करेंसी में। जैसा अभी रिसेंटली एक बंदे ने मतलब मेरे एक दोस्त है, उसने दूसरे ने उसे लोन लिया था, और ये एक थोड़ा सा जिस हम कहते हैं ना मसला भी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने लोन लिया कुछ 1 मिलियन के करीब ना लोन लिया, तो वो सऊदीया रियाल में लिया, सऊदीया करेंसी में लिया, लेकिन जब रीपेमेंट किया तो वो तो जो 1 मिलियन सऊदीयन करेंसी में लेट सपोज कि उसकी वैल्यू उस वक्त 30,000 रियाल थी, तो उन्होंने 30,000 रियाल दिया, तो वो तकरीबन 1 मिलियन के लेट से सपोज बराबर हो गया। लेकिन जब वो 30,000 रियाल उन्होंने रिटर्न करने, तो उन्होंने 30,000 नहीं 1 मिलियन दिया, तो उस वक्त करेंसी की वैल्यू और थी जब लिया था लोन, और जब वापस किया तो करेंसी की वैल्यू और थी। तो ये यूरो बॉन्ड्स भी इसी तरह के बॉन्ड्स हैं कि जब आपने किसी दूसरी करेंसी में बॉन्ड साइन किया, तो फिर आपने उसी करेंसी में आपने उसकी इंटरेस्ट पे भी पे करना है और आपने उसको लोन भी रिपे करना है, पे बैक करना है। ये इसकी यूरो बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक्स में आती है। फिर इसके बाद है जी बेटा, हाँ, तो कंपनी करती है ना इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। यूरो बॉन्ड्स जो हैं उसके अंदर इस तरह हो सकता है कि मतलब एक करेंसी का बॉन्ड लिया हुआ और किसी और करेंसी के अंदर नहीं, जिस करेंसी में लिया तो उसी करेंसी में रिटर्न करेंगे ना यूरो बॉन्ड के मुताबिक। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी एक मिसाल दी थी कि आप किसी कंपनी को लोन इशू करें, इन यू आर हेड ऑफ अ कंपनी एंड यू आर इशूइंग लोन टू अनदर कंपनी बट नॉट इन पाकिस्तानी रुपीज़, डॉलर्स में। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे बैंक्स पाकिस्तान को डॉलर्स प्रोवाइड करें, तो डॉलर्स में सपोर्ट करें। तो बॉन्ड जब वो साइन करें, प्रोमिसरी नोट साइन करें, उसमें वो अपनी करेंसी को बेस ना बनाएं, वो दूसरी करेंसी को बनाएं। तो ऐसे बॉन्ड्स, बाकी नेचर बॉन्ड की वही है
यूरो बॉन्ड की नेचर भी बॉन्ड की नेचर है, जिसमें प्रोमिसरी नोट होता है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट पे करना है। ये भी वही चीज़ है जिस तरह और बॉन्ड्स की टाइप्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट इन्वॉल्व हो गया है कि जिस कंट्री का हो रहा है उस कंट्री की करेंसी नहीं, दूसरे कंट्री की करेंसी इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल आप सऊदीया में कर रहे हैं तो आप यूरोप की करेंसी कर रहे हैं, या पाकिस्तानी करेंसी कर रहे हैं, या चाइना की करेंसी कर रहे हैं, उसको बेस बना रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है ज़ीरो और वेरी लो कूपन बॉन्ड। कूपन भी जो है वो इंटरेस्ट को कहते हैं, ठीक है। तो इस बॉन्ड की ये खुसूसियत है कि इसमें जो फेस वैल्यू है उस पर कोई इंटरेस्ट या थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, इसलिए इसको ज़ीरो और लो कूपन बॉन्ड कहते हैं। यानी इसमें जो कूपन बॉन्ड है इस पे आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके जैसा नाम से जाहिर है ये कूपन बॉन्ड कहलाता है। जंक बॉन्ड जो है हाई यील्ड बॉन्ड कहलाते हैं। जंक बॉन्ड क्या कहते हैं? हाई यील्ड बॉन्ड, जिसमें आप ज़्यादा मतलब रिटर्न ले। यील्ड किसे कहते हैं? रिटर्न को। तो ये जंक बॉन्ड है। जंक बॉन्ड्स आर हाई रिस्क डेट्स विद रेटिंग ऑफ बीबी, यानी इनकी जो रेटिंग मूडी एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर ने की तो वो इसको कहा कि ये रिस्कियर बॉन्ड है। द लोअर द रेट द हाइयर द चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो ये जितना ज़्यादा कम रेट होगा उतना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होगा कंपनी का। तो ये इसमें एक चीज़ इस जंक बॉन्ड में या हाई यील्ड बॉन्ड में ये बात की गई है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद द, ये एसोसिएटेड है विद द क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग के साथ एसोसिएटेड है, यानी अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कम है, उसके फाइनेंशियल, अगर मिसाल के तौर पर PIA है, खसारे में जा रहा है, तो उसके साथ कंपनी अगर कोई बॉन्ड साइन करेगी तो उसको तो पता है कि ये वैसे ही खसारे में जा रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे खसारे में जा रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन खसारे में जा रहे हैं, तो क्यों उसको लोन दें? क्योंकि उसको पता है कि ये तो रिटर्न नहीं मिलेगा, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न उस तरह नहीं मिलेगा। तो इसमें हाई यील्ड बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जिसमें कंपनी को पता होता है कि इसकी रेटिंग ठीक नहीं है और अब वो रिस्क ले रहा है, ये हाई रिस्कियर बॉन्ड। तो और जिस कंपनी की रेटिंग अच्छी होगी तो वो उसके क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो वो उस पर कंपनी आसानी से इशू करेगी उसको। तो ये बॉन्ड की कुछ हमने टाइप्स पढ़ी और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स थी, और हर टाइप की जो सोर्स है वो यही है कि ये बॉन्ड है। डिबेंचर भी एक बॉन्ड है, सबऑर्डिनेट डिबेंचर भी एक बॉन्ड है, मॉर्गेज भी एक बॉन्ड है, यूरो भी एक बॉन्ड है, ज़ीरो और लो कूपन भी एक बॉन्ड है, जंग भी एक बॉन्ड है। लेकिन हर एक की नेचर में थोड़ा सा फ़र्क है कि डिबेंचर ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है, इसमें कोई रियल प्रॉपर्टी, रियल एसेट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वही सब डिबेंचर जब किसी इंसॉल्वेंट बिजनेस के साथ हो जाए तो वो सबऑर्डिनेट डिबेंचर हो जाता है। अगर उस बिजनेस को साथ जिसके साथ आप जो लोन लेने जा रहे हैं या बॉन्ड करने जा रहा है, बॉन्ड होल्डर, वो अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी रख देता है कंपनी के साथ और उसके एवज बॉन्ड करता है तो ये मॉर्गेज बॉन्ड कहलाते हैं। अगर वो बॉन्ड करते हैं और प्रॉपर्टी के अलावा वो किसी अदर कंट्री की करेंसी करते हैं तो ये यूरो बॉन्ड कहलाते हैं। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो लो रखें या ना रखें तो वो ज़ीरो कूपन या लो कूपन बॉन्ड कहलाता है। और अगर इसकी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर बॉन्ड इशू किया जाए और उसमें लो क्रेडिट रेटिंग होगी तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा तो ये जंक बॉन्ड कहलाता है, जो क्रेडिट रेटिंग की बुनियाद पर। तो ये हमने कुछ इसमें बॉन्ड की क्रेडिट, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो करेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड्स की वो ये हैं। सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक दैट आर माइट हेयर अबाउट बॉन्ड्स, कि उसमें नंबर 1 बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें क्लेम ऑन द एसेट एंड इनकम है। ज़ाहिर बात है, अगर आपको कोई कर्ज दे रहा है तो उस कर्ज पर उसका क्लेम होगा, उस एसेट पे उसका क्लेम होगा और उसकी इनकम पर भी उसका क्लेम होगा। फिर उसकी कोई पार वैल्यू होगी, पार वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू, मेन वैल्यू, फेस वैल्यू, और उस फेस वैल्यू पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कूपन इंटरेस्ट, यानी कोई 10% चार्ज होगा एनुअली, 20% होगा, 30% होगा। जैसा मैंने आपको कहा था 1 लाख पर 18%, 18,000, ठीक है ना। तो 1 लाख पर 18,000, तो ये 18% इंटरेस्ट है प्रिंसिपल अमाउंट का। उसकी कुछ मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी मीन टाइम पीरियड, ठीक है। उसके साथ कुछ इंडेंचर होगी और उसकी कोई यील्ड होगी। यील्ड का मतलब है कि उस पर रिटर्न्स हैं,
कितना परसेंट रिटर्न है, और इनकी बॉन्ड रेटिंग। तो ये तकरीबन 7 मेन पॉइंट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड होंगी। ये 7 की 7 होंगी तो बॉन्ड प्रोमिसरी नोट साइन होगा। ये जो मैंने अभी बॉन्ड रेटिंग के हवाले से आपके साथ बात की, तो ये डिफरेंट बॉन्ड रेटिंग्स आप देखेंगे इसमें कि जो जंग बॉन्ड्स हैं उनकी लो ग्रेडेड हैं और वेरी लो ग्रेडेड में आते हैं। ये बी से शुरू हो रहे हैं, बी से लेकर, और फिर बी और सी और सी डबल सी और फिर सिंगल सी और डी। तो आपने जो बैंक सेलेक्ट किया, आपने जो 2 कंपनी सेलेक्ट की, आपने ये चेक करना है और अपनी प्रेजेंटेशन में ये देखना है कि ये कंपनी की बॉन्ड रेटिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया सुजुकी मोटर को, तो अगर सुजुकी मोटर ने किसी से बॉन्ड की तो उसकी बॉन्ड रेटिंग क्या है, ठीक है, वो किस कैटेगरी में। अगर वो बी कैटेगरी में है तो इसका मतलब है डबल बी कैटेगरी में, तो वो लो ग्रेड या वेरी लो ग्रेड के, जिसे हम कहते हैं लो क्वालिटी स्पेकुलेटिव है या जंक बॉन्ड्स हैं। और अगर उन्होंने ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल बी तक है तो वो दे आर इन गुड पोजीशन। तो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर की बॉन्ड रेटिंग्स है। इसके नीचे उन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है, फिर ये आप लोगों ने ज़रा पढ़ना है। ये इम्तिहान की पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ मैंने शेयर किया है, तो आपने इसको ज़रूर देखना है। इसी तरह पाकिस्तान की भी रेटिंग होती है, पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ रेटिंग में लाए, तो आप ये उसमें चेक कर लें। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रेटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अच्छा, अब इसके डिटरमिनेंट्स किस हैं? आपने ये फार्मूला देखा ही होगा, कोई बताएगा ये कौन सा फार्मूला है? शाबाश, कोई इसके बारे में एलिब्रेट करेगा? समीशन T1 से N C डिवाइड बाई 1 प्लस के, ये वही फार्मूला है जो हमने अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला किया था। ये वही है, C की जगह CF था, ठीक है ना, वो नीचे दिया भी हुआ है कैश फ्लो, और K वहाँ पर भी K था, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी था, और दूसरा जो था वो वैक था जहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट करनी थी। ये वही फार्मूला है। यानी बॉन्ड के लिए भी इसने कहा कि आप इसको डिस्काउंटिंग करेंगे उसकी वैल्यू को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, इन ट्रांजेक्ट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो का प्रोसीजर ही अपनाना है। तो मतलब ये है कि इसने कहा बॉन्ड का भी यही तरीक़ेकार है, इस तरीके से आपने फाइंड करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा हो गया है, वो है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू। बॉन्ड की मैच्योरिटी पर जो उसकी पार वैल्यू है वो रिटर्न होगी, और साथ में उसका जो इंटरेस्ट है, ये दोनों। तो ये फार्मूला आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। आज की जो डिस्कशन का भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रंच है, वो डिस्कशन है, वो ये बॉन्ड है। अगर आप इस फार्मूले पे समझ जाएं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज सिंपली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इन इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड मैच्योरिटी वैल्यू डिस्काउंट एट द bond holder required rate of return. This may be expressed as value of bond, जिस तरह वहाँ पर हमने कहा था KE, तो यहाँ पर value of bond। तो value of bond is equal to submission। submission का मतलब है कि मुख्तलिफ मल्टीपल पेमेंट्स हैं। ज़ाहिर बात है, हमने कहा मैच्योरिटी उसकी 10 साल होगी, 5 साल होगी, तो उस टाइम पीरियड की कैश इनफ्लोज होंगी। तो कैश इनफ्लोज की जगह CF की जगह I है। I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पर गिवन भी है कि I जो है वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड इन ईच पेमेंट, M द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मैच्योरिटी, इंटरेस्ट उसको डिस्काउंट किया हुआ, ये 1 प्लस के डिस्काउंट है, 1 प्लस के जो डिवाइड हो रहा है तो ये बेसिकली डिस्काउंट हो रहा है, और दूसरी तरफ डिस्काउंट हो रहा है उसकी मैच्योरिटी की वैल्यू को। और N जो है 1 से लेकर N, ये नंबर ऑफ पीरियड्स है, ये 1 साल से लेकर 1 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जबकि KB जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो बॉन्ड होल्डर से उन्होंने रिसीव करना है। सेकेंडली, इसमें एक और एडिशन हुआ कि इससे हमने ये कैलकुलेट करना ड्यूरेशन। ये जो ऊपर हमने एक फार्मूला किया था ना, ये उसी की मदद से हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमने बॉन्ड की ड्यूरेशन को, उसका टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना, कि कितने सालों के लिए बॉन्ड इशू किया जाए या बॉन्ड किया जाए, ये ड्यूरेशन की मदद से होता है। ये फार्मूला भी आप अपने पास अभी रजिस्टर में लिख लें, नोट डाउन कर लें।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ड्यूरेशन कैसे फाइंड आउट होगी कि आपने जो कैश फ्लो जितने साल रिसीव करनी है, कैश फ्लो टू बी रिसीव, उसको मल्टीप्लाई करना है विद योर कैश फ्लोज, ठीक है, जो कैश फ्लो आप रिसीव करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स के लिए आपने रिसीव करना है कैश फ्लो इनफ्लो इंटरेस्ट की फॉर्म में 10 ईयर्स के लिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल 10,000। तो ये जो 10,000 आपने 10 ईयर्स के लिए, ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी टी वर्सेस सी इज योर कैश फ्लो। इसी तरह नीचे जो डिस्काउंट हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, जबकि प्री नॉट जो इसमें इजाफा हुआ है वो बॉन्ड की वैल्यू है, बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू। तो ये गिवन होगा हमें और इससे हमने फाइंड आउट करना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज, और इसकी एक एक्सरसाइज देखते हैं, आसान है, फिर इंशाल्लाह हम इस डिस्कशन को जल्दी वाइंड अप कर लेंगे अगर ये हमारी आपको जल्दी समझ आ जाए। आपको जब तक समझना है आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। आसान डिस्कशन है, इतनी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको कर लेंगे। एक क्वेश्चन गिवन है, कहता है वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्रिएट करें। पहले तो अपने जहन में ये रख लें कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड उसी तरह ही कैलकुलेट होगी जैसा हमने प्रीवियसली करी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, यानी हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसको यूज करना है। होंडा मोटर्स, होंडा ऑटोमोबाइल कंपनी एक बॉन्ड करती है 10 ईयर्स का, और उसकी रिमेनिंग टू मैच्योरिटी, उसकी जो इंटरेस्ट है इस पेड एनुअली, सालाना इंटरेस्ट पे करते हैं। दे हैव $1,000 पार वैल्यू, उस बॉन्ड की जो पार वैल्यू है एक, वो $1,000 है। उसके ऊपर जो कूपन है वो 8% है, और उसकी जो यील्ड ऑफ मैच्योरिटी है वो 9% है। यील्ड ऑफ मैच्योरिटी मीन्स ये जो मैंने अभी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया था, यील्ड ऑफ मैच्योरिटी, ये वाला यील्ड ऑफ मैच्योरिटी, यील्ड जिसमें एनुअल इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जो मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड है उस पर आप कितना इंटरेस्ट एनुअली ले रहे हैं, तो ये उसका इंटरनल रेट है। ये उसका कौन सा रेट है? इंटरनल रेट है, यानी जो आप एनुअल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ना, इस पर पेमेंट ले रहे हैं, तो एनुअल इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 8% है 1000 का, तो 80 बनता है एनुअल इंटरेस्ट, हर साल $80 लेंगे, तो मार्केट प्राइस उसकी क्या है बॉन्ड की, वो 700 है। तो ये आप इस तरह इसकी आप रेशो के ज़रिए परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि यील्ड ऑफ मैच्योरिटी 9% है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। द कूपन पेमेंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। कूपन पेमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कूपन पेमेंट अभी मैंने आपके सामने अभी 1 मिनट पहले कैलकुलेट की थी, ये कूपन पेमेंट कहलाती है, ये वाली एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट सालाना पेमेंट, तो 8% मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कूपन पेमेंट भी कहलाती है, यानी हर साल इतना इंटरेस्ट पे बैक करेगा। तो फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 1000 और कूपन रेट 8%, ये कूपन इंटरेस्ट रेट गिवन है 8% और फेस वैल्यू इसकी 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपके पास $80 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया $80। तो $80 कैलकुलेट करने के बाद हमने बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही फार्मूला जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला ये हमने यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर आई की जगह पर इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है समझाने के लिए आपको, और एम की जगह पर फेस वैल्यू लिखा हुआ है। ये देखें, एम की जगह पर क्या है? फेस वैल्यू। आप ये पार वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही फार्मूला है, वही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। इन द फार्मूला, इस फार्मूला में आप देख रहे हैं कि जो इसकी मैच्योरिटी यील्ड है वो 9% है, यानी 9% आपको जो गिवन है वो मैच्योरिटी यील्ड, बेसिकली वो रेट है बॉन्ड का, वो बॉन्ड का रेट है 9%, और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये आरडी आपको गिवन है 9%। ये कहाँ पे गिवन है? ये देखें यहाँ पर गिवन है, ये 9% इसने कहा है, यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे 9% गिवन है। इसका मतलब है कि तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है, यू हैव टू जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला एंड गेट द रिजल्ट। तो इसको हमने इस तरीके से फाइंड आउट करना है। मैं इसको एक्सेल पे आपके सामने करता हूँ, और बिल्कुल इसका तरीक़ेकार वही है कि आपने ईयर 1 से लेकर, पहले साल से लेकर, और आपने 10वें साल तक $80 रिसीव करने हैं 9% पे, 9% डिस्काउंट फैक्टर पे, और आखिरी साल आपने 1000
जो पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो भी रिसीव करनी है, बस इसका डिस्काउंट फैक्टर करना है। ये वही है जो मैंने यहाँ पर ये वाला डिस्काउंट फैक्टर वाला फार्मूला किया था, 6 स्टेप प्रोसेस। अगर आपको ये 6 स्टेप प्रोसेस याद है तो ये क्वेश्चन इसी तरह है, 6 स्टेप प्रोसेस वाला। तो मैं ये अब आपके सामने करता हूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या गिवन है, YEAR ईयर आपको गिवन है 10, ठीक है। तो मैं इसको 10 ईयर्स तक ले जाऊंगा। पहले सबसे पहले आपने अपने पास कॉपीज में इसको 10 तक लिख लेना है, ठीक। 10 साल तक आपने करना जी। वेट, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ क्वेश्चन क्लास प्लीज करवा दीजिएगा, अभी बस हो गई है सब। बस ये एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लें, ठीक। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है, सब कुछ मिक्स हो रहा है। अच्छा, कोई ओवरलोड नहीं है। आप अगर मेरी पॉइंट को थोड़ा सा फॉलो करें, ये वही जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो हमने ऊपर सॉल्व किया था ना, ये इसमें 5 की बजाय 10 है और 50 के बजाय सिंपल ए की वैल्यू है 80, जो हमने कूपन वैल्यू फाइंड आउट की है, वही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। देखें यहाँ पर भी 16 था, ये देखें ऊपर 50, 60, 68, 76 डिफरेंट वैल्यूज गिवन थी ना, और नीचे एक टर्मिनल वैल्यू दी थी। इसमें भी इसी तरह है कि आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, लेकिन हम जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें हमने कूपन रेट फाइंड आउट किया है, और वो किस तरह किया है कि हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 8%, ये हमें गिवन था 8%, ठीक है। तो आप अपने पास ये नोट डाउन कर दें कि यहाँ पर 10 तक हमारे पास सिमिलर है, वही हुआ ना जो वो क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरह, और आखिर में हमारे पास 1000 आ गया, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या कहा था हमने, पहले ये किया, दूसरे स्टेप में मैंने कहा था आपको, अच्छा चलें ठीक है, मैं आपके साथ ये फिर क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। असल में हमारे पास अभी क्लास में नेक्स्ट क्लास जो हमारी फाइनल क्लास होगी एक्सपेक्टेडली, अब खुदा करे कि वो ऑनलाइन क्लास ना हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में फिर आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी इसकी, क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो ये फाइनल क्लास है, और हमारे पास जिससे मैंने आपके साथ लास्ट भी डिस्कशन की कि अभी 3 टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग है, और हमने करना है मर्जर एंड एक्विजिशन का एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये भी बीच में आ जाएगा, तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए वो, उसको भी मैनेज करना। थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी हिम्मत, और ये इस तरह थोड़ी सी हिम्मत करें। क्योंकि सर हम लोगों ने 3 क्लासों के अंदर पूरा का पूरा बेड का कोड कर लिया है, वो भी आधी ऑनलाइन, इतनी सारी मिस हुई और पाकिस्तान के हालात आपके सामने सही है। असल में बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारे जो मिड के पेपर्स बनेंगे और जो फाइनल, तो आपको अब पता है वो नया जो सिस्टम है CLO PLO वाला, तो उसमें ये कंसेप्चुअली सारी चीज़ों का कवर करती है कि नहीं, तो उसमें वो टॉपिक्स पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। वो बात आपकी ठीक है कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर अच्छा, अगर एक और इसमें इशू, एक और पॉइंट है कि अगर आप में से जो क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, जो नहीं करना चाहते दे कैन गो, मैं मतलब इनको बाउंड नहीं करता, लेकिन मैं ये अभी ये करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं इसको नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ सकता। हमारे पास फाइनेंशियल मॉडलिंग की भी डिस्कशन है, और आगे मर्जर एक्विजिशन की भी है, और मिड टर्म का पेपर भी है, उसमें तमाम टॉपिक्स को कवर करना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 ही तो चैप्टर हैं सारे, तो उसमें भी अगर आप कहें तो आपका ज़रा टाइम थोड़ा पहले वीक में और जो था वो थोड़ा ज़रा मिस हुआ हमारी। तो मैंने कल भी ये बात की आपकी CR से कि हमारी जो क्लास शुरू हुई है वो 3rd वीक में शुरू हुई है, 20th को शुरू हुई है, ठीक है ना, 20th को शुरू हुई है। तो ये थोड़ा सा एक है, तो हमें फिर भी उन चीज़ों को कवर अप करना है, सही। तो या तो ये है कि ये वाला क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये मैं आपको रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर लूँगा, आप लोग फिर देख लीजिएगा, सही है ना। यस सर, ठीक है ना, ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप में से जो अटेंड करना चाहे तो वेल एंड गुड, जो नहीं करना चाहता है तो मैं बेखैर आपकी अटेंडेंस मार कर लूँगा। क्वेश्चन तो समझ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अगर ये क्वेश्चन आप क्लास में तो मत डालो। अच्छा चलिए ठीक है, मैं क्लास में भी करा दूँगा।
ठीक। हम जाएं? जी मैं यही कह रहा था कि अब में से कोई अटेंड करना चाहता है तो वेल एंड गुड, अगर कोई क्लास में भी करना चाहते हैं तो फिर मैं वहाँ पर भी रिवाइज कर दूँगा, लेकिन फिर वो मैं अपनी नेक्स्ट डिस्कशन के बाद बताऊँ। अटेंडेंस सर प्लीज ले लें। वो जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं ना, बस वो मेरा मुझे उस पर मैसेज कर दें, ठीक है। ये मैं अभी अपलोड करूँगा, जो अटेंडेंस में अटेंड किए जिन्होंने क्लास, तो वो अपना मैसेज कर दें, मैं उनको लगा दूँ, मार्क कर दूँ। तो मैं ये अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है तो मैं इसमें ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें देख सर लें। व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैसेज करते हैं। जी 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 व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो इसमें हमारे पास अगर कोई अटेंड करना चाहता है तो वेल एंड गुड, यू आर मोस्ट वेलकम। ये मैंने कूपन से कैलकुलेट किया, 1000 को मल्टीप्लाई किया विद 8%। 8% हमें गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है ये 8% कि आपका जो रेट है वो कूपन रेट 8% है और आपकी फेस वैल्यू 1000 है। तो $1000 को 8% के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 80, ठीक है ना। तो ये हमें 80 आ गया। तो ये मैंने 10 साल के लिए सिमिलर पॉइंट्स, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है कूपन रेट से। जी फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है विद कूपन रेट के साथ। तो इसके साथ मैंने जब किया तो मेरे पास ये इंटरेस्ट जो हमने इसमें यील्ड हमारे पास आया वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका अगला स्टेप जो है वो है डिस्काउंट फैक्टर को फाइंड आउट करना, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का जो फार्मूला है वो ये है 1, अगर किसी को जुबानी याद है तो बता सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर। तो आर की जगह पर हमें वैल्यू गिवन है, आर की जगह पर हमें वैल्यू गिवन है 9%। आर की जगह हमें क्या वैल्यू गिवन है 9%। तो हमने आर की जगह यहाँ पर मैंने डिफाइन भी किया था 9%, यानी ये आपको गिवन होगी ये। जी बेटा सेम मैं बता रही हूँ कि हमने ना वैसे ही पहले किया हुआ है मनी एंड कैपिटल मार्केट्स में। अच्छा तो ये बिल्कुल वही चीज़ है ना, तो इसमें क्यों इतना ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है। मैं वही करा रहा हूँ, रिवाइज हो रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए भी शामिल है। तो अगर कोई अटेंड करना चाहता है तो वेल एंड गुड। तो इसमें हमारे पास जिस वही हमने कैलकुलेट किया था उसी तरह है, हमने इसको 1 से किया तो ये चलेगा 10 तक जिस हमने लास्ट टाइम किया था, बिल्कुल इसी तरह। तो यहाँ पर मैं फिर 2 के साथ करता हूँ, आपने मैनुअली करना है 3 के साथ, फिर 4 आएगा, इसके बाद फिर 5 आएगा, फिर इसी तरह 6। तो देखिए मैं उसको कर रहा हूँ, यही प्रोसीजर आपने रखना है और इसकी मदद से आपने फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो इसमें 9 आएगा और फिर ये 10 2 दफ़ा आएगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपने देखा कि मैंने इसके साथ इसकी पावर ली और पावर के साथ कैलकुलेट। तो ये जो आपका था ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं, ये हमने कैलकुलेट किया। ये इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया और ये डिस्काउंट फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जी सॉरी ये रिकॉर्डिंग आप अपलोड करेंगे? जी जी करूँगा, ये भी मैं अपलोड करूँगा। तो ये दोनों हमारे पास आ गए। नाउ वी आर एज पर हमारी जो डिस्कशन है कि इनके साथ हमने ये मल्टीप्लाई करना है, यानी इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये जो डिस्काउंट फैक्टर है इस पर डिवाइड करूँ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो ये इस पर डिवाइड होगा, तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो डिस्काउंट फैक्टर है। तो अब आप देखें कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई, इंटरेस्ट पे हमने डिवाइड किया। जब हमने ये डिवाइड कर लिया तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हर साल के लिए पहले हमारे पास 73.39 आया। तो ये हमारे पास, अच्छा इसमें एक चीज़ जो है वो हमने इसमें ऐड करनी थी, ये 9% है, 73.39, 67.33, 80% का, और ये डिवीज़न के बाद
सॉरी ये मल्टीप्लाई होना था, ये मल्टीप्लाई होना था, मैंने डिवाइड कर दिया, सॉरी ये मल्टीप्लाई होना था। अब ठीक है 73.33 ये मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने ये इसका इंटरेस्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, जिसका पहले हमने किया था वो तो फार्मूले में डिवाइड हो रहा था। बेसिकली ये मल्टीप्लाई होगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद जो हमारे पास इंटरेस्ट चार्ज हुआ, और फाइनली हमारे पास ये जो है ये m है, दिस इज और m मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो इसमें अब इसने कहा है कि आपने इस क्वेश्चन में देखें कि ये तमाम हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, और 422.4108, तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास 422.4108 यही वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं। अब क्या करना है, इस सब को सम कर देना है, ठीक, इस सब को सम कर देना है। तो हमारे पास यानी टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसको मैं सम कर देता हूँ, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया, और ये हमारे पास आ गया पार वैल्यू। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है जो हमने कैलकुलेट की है। दिस इज द वैल्यू, द मार्केट प्राइस इज ऑफ द बॉन्ड इज 935.79, ये मार्केट प्राइस है 935.79। तो 935 है 79, क्योंकि राउंडिंग ऑफ डेटा में ये वैल्यू थोड़ी सी डिफर आ रही है, इट डजेंट मैटर, आप इसको 80 भी कह सकते हैं या 736 भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा ये कैलकुलेट हमने किया था, आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। ये हम इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एक्सेल भी कर सकते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। एक्सेल की मदद से किसा करेंगे कि हम एक्सेल में इधर हम यहाँ पर लिखेंगे लेट से इक्वल टू PV, तो हम PV करेंगे तो इस पर डबल क्लिक करें, तो अब ये आपको कह रहे हैं कि रेट कितना है, तो रेट आपने कहा कि 9% है, ठीक है 9% है। फिर आपको कह रहे हैं NPR, तो NPR आपने रेट यहाँ पर हमने 12% हमारे पास, ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें 12% है, तो रेट इसमें 12% है। NPR हमारे पास 12 है, ईयर ऑफ मैच्योरिटी 12 साल इसको लगेंगे, ठीक है, तो 12 ईयर्स है। फिर इसके बाद इसका PMT जो है, PMT जो हमारे पास है वो बेसिकली एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है, जो 8% पार वैल्यू पर आएगा, तो वो 80 आता है PMT। फिर फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 1000 जो मैच्योरिटी में आएगी, और इसके अलावा हमारे पास हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टाइप यानी हम इसमें टाइप लेंगे, 0 को लेंगे, 0 पीरियड को बेस बनाएंगे, ये बेस कंसिडर। तो हमारे पास 752.32, तो हमने देखे 753.32, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने कैलकुलेट किया, यही वैल्यूज़ हमें गिवन थी, हमने पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला, उस फार्मूले में किया, तो हमारे पास कैलकुलेट होगी। हम अगर इस वैल्यू में 12% के बजाय इसको 10 करें, यहाँ पर 10 करते हैं और इसको 9 करते हैं, ये 9 करते हैं, तो ये आपको 935 बता रहे हैं, ये वही वैल्यू बता रहे हैं जो कि यानी ये सारी जो कैलकुलेशन हमने की है, ये कैलकुलेशन वो आपको करके दे रहे हैं एक फार्मूले में, ये सारी कैलकुलेशन एक फार्मूले में कर, ठीक। तो हमने ये आज प्रैक्टिस किया वैल्यू ऑफ बॉन्ड को कैलकुलेट करना और उसको डिटरमिन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड के बाद हमारे पास आता है ड्यूरेशन का, तो ड्यूरेशन का भी ज़रा सा डिफरेंट है, ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर उसमें थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो वो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो दिस इज़ फॉर इनफ फॉर टुडे इंशाल्लाह, एंड वी विल कैरी ऑन द ओवर सेशन टू द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, ड्यूरेशन को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया,
ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड वाला मैंने अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसमें थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा हैं, वो थोड़ा समझाने वाला है, तो मैं वो क्लास में ही बता दूंगा। बाकी ये वाला जो है ये तमाम इसमें कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व हैं, ये मैंने आपके लिए की हुई हैं, आप इसी तरीके से इसको फॉलो अप करें तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, आप मुझे थोड़ा आज आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट था और लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, फार्मूले अगर आपको याद हो जाएं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी ये लर्निंग भी आसान होगी। अच्छा, आप में से काइंडली एक स्टूडेंट जो है अच्छा सब प्रेजेंट हैं? यस सर, सब प्रेजेंट थे आज। अच्छा, ये किसने कहा है कि सब प्रेजेंट? सर मैंने कहा है, सर भेजे हुए उन्होंने अपने एनरोलमेंट नंबर। अच्छा चलें, ठीक है। तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ सारों की, ठीक। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं। वीडियो लिंक मैं अभी आपके साथ कुछ देर में शेयर कर दूंगा इसको अपलोड करके। और आपको मैं ये एडवाइस करूंगा, ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं कुछ आप बुक को भी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसमें मौजूद हैं क्वेश्चन, उसको आप नोटबुक में अपने रजिस्टर में सॉल्व करें। अगर कोई मसला हो तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तमाम स्टूडेंट्स को ये गाइडलाइन दे दें कि वो अपनी जो कंपनीज है सेलेक्ट करके उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके और फिर मैं जब वो पेज कहूँ तो वो प्रिंट आउट लेकर आने हैं ताकि हम फाइनेंशियल मॉडलिंग का करें। और विश यू बेस्ट लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें इंशाल्लाह, होपफुली कि आप लोगों के इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।